औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने बच्चे रेस्पिरेशन स्टार्ट की हुई है, तो क्लास आज हमारा उस रेस्पिरेशन में लास्ट सेगमेंट है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं थोड़ी सी समरी कर दूं। पहले हमने बच्चे ग्लाइकोलाइसिस देखा था, जिसमें हमने बात की थी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो दो पायरुवेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाता है, अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो वहां पे बच्चे हमने देखा कि NADH भी बनता है, और जो पायरुवेट बना फिर हमने ये भी बात की कि ये एनारोबिक प्रोसेस है, एरोबिक भी हो सकती है, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी गैर मौजूदगी में ग्लाइकोलाइसिस होती है, और ये साइटोप्लाज्म सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। उसके बाद बच्चे हमने बात की कि किस तरह पायरुवेट को क्रेब्स साइकिल में लेके जाना है, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल जो है उसमें। तो उसमें जाने से पहले हमने एक इंटरमीडिएट बनता देखा, जिसको हम एसिटाइल कोएंजाइम कहा हमने। तो उसके हमने देखा 3 स्टेप्स थे। तो उसके बाद तीसरे स्टेप के बाद मतलब एसिटाइल कोएंजाइम बनने के बाद हमने क्रेब्स साइकिल की डिटेल से बात की। तो क्रेब्स साइकिल में हमने देखा कि वहाँ पे NADH भी बन रहा है, और FADH2 यानी फ्लेविन डाई न्यूक्लियोटाइड जो है कोएंजाइम है, ये भी बनता, हमने इसकी भी बात की। तो असल मकसद हमारा जो रेस्पिरेशन का था वो था एनर्जी का ATP की फॉर्म में। तो चूंकि बच्चे हमने तब बात भी की थी कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में इतनी ATP नहीं बनती। अभी स्टिल ATP का जो सोर्स है हमारे पास वो NADH और FADH2, जो जिनके पास प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है। तो उसी मुनासबत से हमारा जो तीसरा स्टेप इसमें बनता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अगर मैं टू दी पॉइंट बात करूं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन का तबादला होता है। कहाँ से? वो जो कोएंजाइम बने हैं ना, NADH और FADH2, इनसे इलेक्ट्रॉन का लिया जाना है, और इसको देना किसको है? ऑक्सीजन को। और वो ऑक्सीजन इसको इन इलेक्ट्रॉन को लेके हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना देती है। और चूंकि NADH यानी उनकी पीछे हमने देखा रिडक्शन हुई थी, सिंपली वो NAD थे पहले, NAD प्लस और FAD प्लस, और इनके साथ हाइड्रोजन मिली। तो इसी मुनासबत से उनके पास जो हाइड्रोजन है ना बच्चे, वो भी निकलेगी, और ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है ना इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान, वहां पे ये जाएगी, और फिर इन प्रोटॉन को हाइड्रोजन को वापस ले लिया जाएगा, दोबारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके आया जाएगा। और इस हाइड्रोजन का जब बाहर से अंदर आने का जो प्रोसेस है ना, उस वजह से जो एनर्जी ड्राइव होती है ना, उस एनर्जी को वो जो फॉस्फोरिलेशन है ना, जिसमें ADP और फॉस्फेट को मिला के ATP बनाया जाता है, उसमें इस्तेमाल कर लिया जाता है। और इस ATP को फिर सेल में जहां जहां पे भी जरूरत होती है
वहाँ वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ना अब इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। थोड़ी सी समरी के बाद, तो यहाँ पे ये जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है, इसका पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज फंक्शनिंग इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर मेम्ब्रेन है ना, दो मेम्ब्रेन होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ये अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है ना, वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है मौजूद है। वहाँ पे इसका फंक्शन है। जो इनर मेम्ब्रेन है, द माइटोकॉन्ड्रियन इज अ सब सेलुलर ऑर्गेनल। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रियन के बारे में वाहद है कि ये सेल के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा ऑर्गेनल है having the outer and inner membrane enclosing the मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम मवाद को कहते हैं। तो ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो है ना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मवाद है, ठीक है, उसको क्या करता है, सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से। और माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे आप जानते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ सेल है, यानी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वो किस तरह एनर्जी प्रोवाइड करता है बच्चे, उसके पास क्या चीज़ है, उसके पास असल में वहाँ पे क्रब साइकिल और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसकी मदद से जो एटीपी बन रही है ये। तो दूसरा पॉइंट जो है ना कि इनर मेम्ब्रेन इज हाईली सिलेक्टिव इन इट्स परमिबिलिटी, यानी वो बड़ी ही सिलेक्टिव है, किसी को गुजरने की इजाज़त देती है जो काम की चीज़ है, किसी को नहीं देती, यानी परमिशन जैसे। कंटेनिंग स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और इसके पास स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। जिस तरह बच्चे मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि सेल के अंदर किसी चीज़ ने आना है या जाना है। कुछ चीज़ें तो, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ कंपोनेंट तो फ्रीली आ जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनको किसी की मदद दरकार होती है। तो इसी तरह ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है, ये इस मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन है, वहाँ पे भी मौजूद है। The inner membrane contain the respiratory chain and translocating system। ट्रांसलोकेटिंग हम कहते हैं शिफ्टिंग को, जो वजह बने एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करने का। अब हम आगे जाके देखेंगे कि ये असल में हाइड्रोजन जो है ना, उनकी बात हो रही है, उनकी ट्रांसलोकेटिंग है या इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसलोकेटिंग है। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम NADH टू अ चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। जैसे बच्चे पहले भी बात हुई कि ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है NADH FADH से किसके पास, इलेक्ट्रॉन कैरियर। वो इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ पे डिफरेंट वो कॉम्प्लेक्स का जिक्र आएगा। द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट टू द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट, यानी वो जो केमिस्ट्री की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आप पढ़ते हैं, उस हिसाब से। All the component of electron transport chains are located in the inner membrane of a mitochondria। तो जितने भी कंपोनेंट है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, वो सारे के सारे इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पे लोकेटेड है बच्चे, मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आउटर मेम्ब्रेन में नहीं बल्कि इनर मेम्ब्रेन जो है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ना, उसके कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अगली स्लाइड में अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन is a collection of molecules embedded in the inner membrane of the mitochondrion in eukaryotic cell।
और आप ये भी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया तो सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट्स में है, यानी प्रोकैरियोट्स में नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। तो जो प्रोकैरियोट है उनको भी तो एनर्जी क्लास चाहिए, तो उसके लिए एनर्जी जो है ना, उसका यही काम जो है ना, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। यानी उनके पास ये सारे कंपोनेंट जो है ना वो होते हैं। दूसरा पॉइंट इस स्लाइड का, द फोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन टू फॉर्म क्रिस्टी। बच्चे क्रिस्टी का आपको पता है कि जो इनर मेम्ब्रेन जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, जब वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है तो वो क्रिस्टी बना देती है। क्रिस्टी जमा है और क्रिस्टा इसका वाहद है। और यही क्रिस्टी यहाँ पे F1 पार्टिकल्स वगैरह का भी जिक्र आता है, आपको पता है इस चीज का। तो ये क्रिस्टी करते क्या है, मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे, ये इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को, प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर thousands of copies of the chain in each mitochondria। अब ना हर माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यानी इनकी तादाद काफी होती है, हजारों के हिसाब से। यानी हर हर वक्त जो है वो रिएक्शन हो रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट इस स्लाइड का, मोस्ट कंपोनेंट ऑफ द चेन्स आर प्रोटीन्स। यानी ज्यादातर जो कंपोनेंट है ना वो प्रोटीन के हैं, यानी एंजाइम हो सकते हैं, कुछ को एंजाइम्स हो सकते हैं, which exists in the multi protein complex numbered 1 through 4। यानी ये चार तो कॉम्प्लेक्स मस्ट है ना, 1 2 3 4 रोमन में लिखा हुआ है। these are connected by two mobile carrier। और ये चारों के चार जो है ना, हम देखेंगे कि ये कनेक्टेड है एक मोबाइल कैरियर कोएंजाइम क्यू और साइटोक्रोम सी, इसके साथ जो है ना ये कनेक्टेड है, और ये मोबाइल है, यानी ये हरकत कर सकते हैं ये मॉलिक्यूल जो है, क्यूएंजाइम कोएंजाइम क्यू और साइटोक्रोम सी जो है। चौथा पॉइंट इस स्लाइड का जो है ना, कि टाइटली बाउंड टू दीज प्रोटीन्स आर प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप इन प्रोटीन के साथ टाइटली बॉन्ड हुए होते हैं। तो वो जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है प्रोस्थेटिक ग्रुप की भी यहाँ पे डेफिनेशन बच्चे बता दी आपको फिर दोबारा, कि ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है, इसेंशियल फॉर द कैटालिटिक फंक्शनिंग ऑफ सर्टेन कोई एंजाइम जो है। यहाँ पे बच्चे इस डायग्राम में आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ना ये दिखाई गई है। अगर आप ये जो माउस का कर्सर देखें ना, ये एरो आपको हरकत करता नजर आ रहा होगा। ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ना, लिपिड बाइलेयर जो है बच्चे, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। और ये वाली इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। और इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस है जिसे इनर स्पेस भी कहते हैं, ये वाली स्पेस है। तो इसका यानी ये आपको माइक्रोस्कोप की मदद से बड़ा करके जो है वो दिखाया गया। अच्छा, यहाँ पे देखें कि जो वो जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की बात हो रही थी, ये देखें 1 2 3 और 4, ये वो चार कंपोनेंट्स हैं, यानी ये जो चार कॉम्प्लेक्स हैं। और आप देख सकते हैं कि 1 2 और 3 और 4, ठीक है। अब इन 2 के साथ देखें कि वो जो मोबाइल मॉलिक्यूल Q जो है वो आपको नजर आ रहा है, और इसी तरह 3 और 4 के दरमियान साइटोक्रोम C जो है वो नजर आ रही है, ठीक है। और ये वो NADH और FADH जिसकी बात मैंने स्टार्ट में की है। तो ये तो अभी तक इंट्रोडक्टरी था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अब ना हम इसको प्रॉपरली जोन जोन से यहाँ पे रिएक्शंस जो हो रहे हैं उनकी बात करेंगे। अब यहाँ पे ना ये इसकी एक समरी है, और ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ना क्लास, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इनर मेम्ब्रेन जो है ना वो दिखाई गई है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और आउटर मेम्ब्रेन यानी यहाँ पे बनाई नहीं गई लिपिड बाइलेयर जो है, ये इनर मेम्ब्रेन आपको बना के दिखाई गई है, ये वाली जो है, ठीक है। और ये इनर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है जिसकी बात हुई वो भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
टोटल 5 स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहला जो स्टेप है ना उसमें लिखा है कि रिडॉक्स ऑफ NADH, यानी NADH जो है ना उसकी रिडक्शन, और ये रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एट अ टाइम हो रही है एट कॉम्प्लेक्स वन। यानी वो जो कॉम्प्लेक्स वन है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये NADH जो है। तो अब आप देखें इसको कि इलेक्ट्रॉन गो टू कॉम्प्लेक्स वन। इलेक्ट्रॉन जो है ना, चूंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रही हैं, तो ये NADH यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका हाइड्रोजन निकल रहा है और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, बाद में NAD प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, जो कहाँ पे ये एक्चुअल था क्रेब्स साइकिल में भी और हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में। ये वापस भेज दिया जाएगा फिर दोबारा NADH, ताकि ये दोबारा चार्ज हो के आए। अच्छा, यहाँ पे आपको ये नेगेटिव साइन नजर आ रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना कॉम्प्लेक्स वन से वो फ्लो करता हुआ वो किसने लिया, वो मोबाइल जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये वाला क्यू लिखा भी हुआ है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, उसने इसको ले लिया। ठीक है। और ये नीचे जो है ना ये कॉम्प्लेक्स टू है, ये नजर आ रहा है आपको। अब इस कॉम्प्लेक्स टू में आप देखें कि वो जो FADH2 जो क्रेब साइकिल में बना था उसकी भी क्या हो रही है, इसकी भी रिडॉक्स, यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही एट अ टाइम हो रही हैं, और इसमें से भी हाइड्रोजन निकलता है और इसके इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वही मोबाइल कैरियर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है क्यू जिसको कहा है वो ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखें बच्चे कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स वन की तरफ आऊं तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, ये ग्रीन एरो के साथ। कहाँ पे नजर आ रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन की जो स्पेस है ना वहां पे जमा हो जाते हैं। और ये लिखा भी हुआ है 4 हाइड्रोजन जो है ना वो निकल रहे हैं। ठीक है, ये तो एक दिखाया गया ना, लेकिन ये टोटल 4 होते हैं। जितने भी NADH बने हैं ना उनको लिया है उसने। तो ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन स्पेस पे आ जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अब आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसको क्यू कहा गया, ये इलेक्ट्रॉन फिर किसको शिफ्ट करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स थ्री को शिफ्ट करेंगे। और उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स थ्री जो है ये 4 हाइड्रोजन ये भी बाहर निकाल रहा है, लेकिन कहाँ पे, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है वहां पे, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोटॉन जो है ना जमा होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे जमा होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब थर्ड और फोर्थ जो है ना इसके दरमियान ये साइटोक्रोम C जो मोबाइल कैरियर है ना, इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर जो है ये मौजूद है, ये वहां से इलेक्ट्रॉन जो लेके ना कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ भेज देंगी। अब जैसे पहले भी बात हुई कि ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगी, और ये ऑक्सीजन लेने के बाद 2 हाइड्रोजन इसके साथ मिलके तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देंगी, वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देगी। और आप देखेंगे कि तकरीबन 10 से 20% वाटर जो है ना डेली हमारा मेटाबॉलिज्म के इस नतीजे के तौर पे बनता है, जो हमारी डेली की इनटेक जो है ना वो भी पूरी कर रही है, और इसके अलावा ये वाटर जो है ना ये भी बढ़ रहा है। तो जैसे आप बच्चे कहते हैं कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिली और कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर बना और एनर्जी, तो ये वो वाटर है जो वो रिएक्शन आप ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, और ये थर्ड स्टेप में आके यहाँ पे मौजूद है। और पिछले रिएक्शंस में हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हुए अमल, पिछले रिएक्शन से मुराद मेरी बच्चे क्रब साइकिल है, वहां पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बनते देखा। अच्छा, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है ना ये निकल रहे हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है स्पेस में, और फिर क्या करता है, चूंकि सेल जो है वो किसको पसंद करता है, होमोस्टेसिस को। तो होमोस्टेसिस करने के लिए इन हाइड्रोजन को दोबारा
कहाँ पे लेके आया जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो ये वो एक एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स है, ये वाला आपको जो नजर आ रहा है। तो यहाँ ये हाइड्रोजन को पकड़ पकड़ के जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके आता है। तो जब हाइड्रोजन को वहां से लेके आता है ना, तो इससे जो एनर्जी निकलती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑलरेडी एडीपी मौजूद है और वहां पे फॉस्फेट भी मौजूद है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, उनको मिला के एटीपी बना दी जाती है इस एनर्जी का। यानी यहाँ से जब वो पकड़ के यहाँ पे लेके आना है ना, तो इसमें से जो एनर्जी खारिज होनी है आगे जाके हम देखेंगे भी। तो इस एटीपी को फिर बाद में सेल इस्तेमाल कर लेता है किस मकसद के लिए? अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज जो है मूवमेंट के लिए, या एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे जो भी एटीपी की रिक्वायरमेंट है, मिसाल ये पांचों के पांचों जो स्टेप्स है ना बच्चे, ये उसकी समरी की गई, आप इनको देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने आपको ये सारी की सारी समरी जो है वो बयान कर दी इस फिगर में। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो स्टोरी, यानी जो अभी आपको बयान की है ना, अभी इसकी मैं डिटेल में जाऊंगा कि जो माइटोकॉन्ड्रियल एनएडीएच बना हुआ है ना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो बना हुआ है, अराइव्स, ये आता कहाँ से है? ये एनएडीएच जो कहाँ पे बना है? जो ग्लाइकोलाइसिस में बना है या बच्चे क्रब साइकिल में बना है। अब इनका इनका क्या मकसद है? इनको इनसे इलेक्ट्रॉन लेना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लेना है। इसके हाइड्रोजन दोबारा जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जमा कर लेने हैं। उस कुछ हाइड्रोजन जो है ना उनका इस्तेमाल कर लेना है किस मकसद के लिए? वाटर बनाने के लिए, और जिसको मेटाबॉलिक वाटर भी कहते हैं। और कुछ जो है हाइड्रोजन जब स्पेस से वापस दोबारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके आए जाते हैं तो उसे एटीपी बना दी जाती है। तो mitochondrial NADH arrives directly at the electron transport chain from the Krebs cycle and immediately oxidized to NAD प्लस, यानी इसकी ऑक्सीडेशन होती है विद इट्स प्रोटॉन जो हाइड्रोजन आइन है remaining in the matrix and its electrons going to complex 1। बच्चे जो ये वाली फिगर जो है आप देख सकते हैं, यानी अब ये उसकी डिटेल में है। दूसरा स्टेप है कि एज द इलेक्ट्रॉन अराइव ऑन कॉम्प्लेक्स वन, द कॉम्प्लेक्स वन जो है इमीडिएटली गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ रिडॉक्स, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। These reactions create a proton pump within the complex one। ये है प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स पंप जो है, ये प्रोटॉन को पंप कर रहा है कहाँ पे? यहाँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स है यहाँ से ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है वहां पे इसको पंप कर रहा है। अच्छा, फिर pumping or translocating four protons from the matrix through the protein into the inner membrane intermembrane complex जो है ना उसमें स्पेस में। The electrons now transfer to mobile carrier, यानी वो जो मोबाइल कैरियर था बच्चे 1 और 2 के दरमियान, सॉरी 1 2 और 3 के दरमियान, ये लेकिन देखें ये इलेक्ट्रॉन जो है ना 1 का भी डायरेक्टली उसी को दिया जा रहा है। तो उसके बाद फिर and NAD plus return to its original source to pick up more hydrogen ion। ओरिजिनल सोर्स क्या है बच्चे? वहां पे उसके पास क्रैब साइकिल है, उसके पास ग्लाइकोलाइसिस है, ये उसके ओरिजिनल सोर्सेस है। तो ये यानी इस सारे का मतलब दोबारा यहाँ पे डायग्राम में आपको शो करवाया है। अच्छा, अब ये स्टोरी जो है ये तो NADH की थी। अब FADH2 है, अराइव द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्रॉम द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या
स्क्रब साइकिल जिसको कहते हैं, एंड इज देन ऑक्सीडाइज टू FAD प्लस, यानी इसकी भी ऑक्सीडेशन होती है विद दी इट्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन गोइंग टू कॉम्प्लेक्स 2, ये कॉम्प्लेक्स 2 के पास चले जाते हैं। FAD प्लस देन रिटर्न टू द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये वापस अपनी उसी जगह पे आ जाता है ताकि ये मोर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना उनको पिक कर सके। तो जो मोबाइल कैरियर क्यू है वो पिक करता है अ पॉल ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन ऑन कॉम्प्लेक्स 2 एंड शटल, शटल हम कहते हैं शिफ्ट कर देना द इलेक्ट्रॉन इट कलेक्ट्स टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 which also immediately goes through redox, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दिस अगेन क्रिएट अ प्रोटॉन पंप, यानी चार प्रोटॉन जो है वो स्पेस में भेजे जाते हैं फ्रॉम द मैट्रिक्स थ्रू द कॉम्प्लेक्स 3 डायरेक्टली इनटू द इनर मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स, इनर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये है, और यहाँ पे नोट करें कि देयर आर मैनी मोबाइल कैरियर क्यू कोएंजाइम जो है ना इसके कई होते हैं, क्यू 1 2 3 जो भी है, लेकिन उन सबको जो है ना प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड दीज मॉलिक्यूल आर आल्सो कॉल्ड यूबी क्यूनोन भी इसको कह देते हैं, या यूबी क्यूनोल भी कह दिया जाता है। तो आगे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नो शटल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 to 4, यानी उसकी तरफ चला जाता है बाई मोबाइल कैरियर सी जो है, एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑन टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 it immediately goes through another redox reaction. This create a final proton pump pumping 2 प्रोटॉन। बच्चे पिछली डायग्राम में दिखाया भी था कि 2 प्रोटॉन जो है टोटल 10 अब तक प्रोटॉन हमने देखे फ्रॉम द मैट्रिक्स थ्रू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 डायरेक्टली इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस of the mitochondrion. Complex 4 is the last step in the electron transport chain. मौरूजी के point of view से बच्चे complex 4 जो है ये last step है, and the electron that have been dividing these reaction no need another place to go जो है के, and the electron that have been deriving these reaction no need another place to go, कि वो जो इलेक्ट्रॉन अब तक इकट्ठे किए गए ना अब उनकी बारी है कि उनका कुछ ना कुछ किया जाए। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो जो इलेक्ट्रॉन है एन ऑक्सीजन एटम विच हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो ऑक्सीजन एटम लिया जाता है हाफ, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उनको दे दिए जाते हैं। Pick up 2 electrons from the complex 4 along with some free proton from the mitochondrial, यानी 2 हाइड्रोजन ले लिए जाते हैं, 2 ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं और सिंपली क्या बना दिया जाता है वाटर बना दिया जाता है। इन एसेंस यानी आसानी की खातर द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट कॉम्प्लेक्स 4 इज ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को ले लेती है विच फॉर्म वाटर विद द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इट एक्सेप्ट्स इनटू इट्स स्ट्रक्चर, दिस इज रेफर्ड टू एज मेटाबॉलिक वाटर, इसको कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज मेटाबॉलिक वाटर, जो वाटर मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट पे बनता है उसको मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, एंड इज एक्चुअली मेकअप फ्रॉम 10 to 20%, और बच्चे मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 से लेकर 20% तक जो है टोटल डेली फ्लूइड जो हमारा लॉस हो रहा है ना in the form of urine, in the form of sweating, in the form of other reaction जो है तो वो ये प्रोवाइड करता है। और बाकी पानी हम कहाँ से लेते हैं, वी मस्ट रिप्लेनिश फ्रॉम द फ्लूइड एंड फूड वी इनटेक, जो हम फ्लूइड ले रहे हैं पानी पी रहे हैं जूसेस पी रहे हैं या हम कोई खुराक ले रहे हैं उससे। The proton that this process pump in the intermembrane space create an imbalance in hydrogen ion concentration, जैसे बच्चे मैंने कहा था कि सेल जो है ना वो होमोस्टेसिस को पसंद करता है, तो ये वो बात हो रही है कि वो जो प्रोटॉन थे ना स्पेस में गए हुए हैं अब वो इम्बैलेंस हो गए हैं वहाँ पे, तो कंसंट्रेशन चूंकि उन पे चार्ज पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिविटी वहाँ पे बढ़ा देता है, तो सेल डज नॉट लाई, ऑल सेल प्रेफर होमोस्टेसिस, सारे सेल जो है ना वो प्रेफर करते हैं होमोस्टेसिस को, सो हेल्प रिलीव दिस इम्बैलेंस एटीपी सिंथेसेस एंजाइम जो है स्पेशल प्रोटीन एम्बेडेड नेक्स्ट टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब खत्म हो जाती है तो फिर वो वहां पे मौजूद है पंप सेवरल प्रोटॉन एट अ टाइम बैक इनटू द मैट्रिक्स, यानी बच्चे जैसे डायग्राम में दिखाया गया था कि वो वापस उस स्पेस में से उसको वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में
लेके आते हैं। एज दीज प्रोटॉन मूव इनटू द मैट्रिक्स, जब ये प्रोटॉन मूव कर रहे होते हैं ना, इनफ एनर्जी इज लाइब्रेटेड, एनर्जी निकलती है टू फास्फोरिलेट टू ऐड अनदर फास्फेट टू एडीपी, एडीपी के साथ फास्फेट जोड़ने के लिए। दस फिर क्या होता है, सिंथेसाइजिंग एटीपी, द एटीपी विल देन लीव द माइटोकॉन्ड्रिया, और एटीपी जो है ना, जो माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर बन गई है, उसको लीव कर दिया जाता है। कहाँ पे, यहाँ पे उसकी जरूरत होती है, एंड गो वेयर द एनर्जी इज नीडेड इन द सेल फॉर लाइफ प्रोसेसेस जो है। तो ये बच्चे वो सारे का सारा दोबारा डायग्राम में कि ये वो प्रोटॉन थे, इनको वापस जो है वो लेके आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। तो इससे जो एनर्जी हासिल होगी उससे एडीपी और फास्फेट को जोड़ के एटीपी बना दिया जाएगा। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर बच्चे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस की समझ आ गई होगी बच्चे। तो अल्लाह आपको खुश रखे और आपके हर काम में आसानियाँ पैदा फरमाए। आज के लिए बच्चे इतना ही। अल्लाह हाफिज़।